नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, चुनाव का मौसम चल रहा है, इसलिए सबसे पहले एक अपील। ये चुनाव महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है, कई मामलों में ऐतिहासिक है। लिहाजा इस बार एक एक मतदाता को मतदान करना ज्यादा जरूरी है। आपको ये संवैधानिक अधिकार मिला है और उस संविधान की खातिर आपको घरों से निकलना है, न केवल अपने बल्कि अपनों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना है। मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। आपको हर 5 साल पर यह मौका मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद के लिए हो, विधानसभा के लिए हो, पंचायतों के लिए हो या नगर निकायों के लिए हो। आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। तो ये मौका हाथ से जाने न दें। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हालांकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस बार कुछ खास भी है। लिहाजा आप घरों से निकलें और अपने मतदान केंद्र तक अवश्य जाएं और अपने मताधिकार का पालन करें। अगर आपको गर्मी सता रही है, जैसा कि इस समय है, यूपी के ज्यादातर शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान है। हालांकि इधर बीच में कुछ पश्चिमी विक्षोभ के आने की भी आशंका जताई जा रही है। उससे यह भी बताया जा रहा है कि मौसम कुछ ठीक होगा, धूप थोड़ी नरम होगी। लेकिन मैं आज चर्चा करने के लिए आया हूं आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान 1 जून के लिए, वो भी वाराणसी संसदीय क्षेत्र की चर्चा करूंगा, क्योंकि इससे पहले कल यानी कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा जो भूचाल आना था, जिसे लेकर के दिल्ली की सत्ता काफी परेशान थी। और वो परेशानी का सबब थे और कोई नहीं, राहुल गांधी। चर्चा इस बात की थी कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन ने और कांग्रेस ने जो फैसला लिया है वो बहुत बेहतरीन है। राहुल गांधी अपने दादा फिरोज गांधी, अपनी दादी इंदिरा गांधी, अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र से अब की बार भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। वो अपनी मां की थाती को, अपनी दादी की थाती को, अपने दादा की थाती को आगे बढ़ाने ले आ रहे हैं। वहीं अमेठी के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, एक सामान्य कार्यकर्ता को मैदान में उतार करके। भले ही कुछ लोग इस पर तंज कसें कि वो डरे नहीं, भागे नहीं, लेकिन हर उम्मीदवार को यह तय करना है कि वो कहां से चुनाव लड़ेगा। इसके लिए विपक्ष ये तय कभी नहीं कर सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने जो फैसला लिया है वो निश्चित तौर पर बेहतरीन फैसला है। और ये फैसला आने वाले दिनों में अगले 5 चरण में के मतदान में, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में
अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में निकली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो पूरी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस राहुल गांधी के इस फैसले का क्या परिणाम होता है, ये भी देखने के लिए मजेदार होगा। तो हम फिर लौटते हैं बनारस की तरफ। बनारस में जैसा मतदान की अगर बात करें तो 2014 में 58.35% वोट हुआ था, वहीं 2019 में लगभग 57% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार तीसरी बार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से अजय राय, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, अब जो आजमाइश कर रहे हैं वो लगातार तीसरी बार उन्होंने ताल ठोकी है। वो लगातार पिछले 10 सालों से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर डटे हुए हैं। हर छोटी बड़ी घटना को लेकर के वो सड़कों पर दिखाई देते हैं, बयान जारी होता है उनका, वीडियो जारी होता है उनका। और इस बार जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि इस बार 2017 की स्थिति नहीं है। यहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं और वोट ट्रांसफर भी होगा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कुछ पुरानियों को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का, तो कांग्रेस भी पूरी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में एक नया वाकया सामने आया है जिसके तहत राजस्थान के हास्य कलाकार श्याम रंगीला ने यह ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। 2014 हो या 2019 हो, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए और प्रधानमंत्री के खिलाफ उन्होंने पर्चा दाखिल किया। कुछ का पर्चा खारिज हो गया, कुछ का पर्चा खारिज करवा दिया गया या कर दिया गया, तमाम सारी चीजें हुई। लेकिन श्याम रंगीला ने जो इस बार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया है, उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है वो ज्यादा वजनदार है। वो बता रहे हैं कि वो इसलिए वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी को लेकर के संजीदा हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वाराणसी में गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे हालात हो। आपको पता होगा कि इन दोनों जगहों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। वो सत्तारूढ़ दल के साथ हो गए और बीजेपी निर्विरोध चुनाव जीत गई। बिना लड़े सूरत के लोग इसको लेकर के काफी दुखी हैं। सोशल मीडिया पर कई यूट्यूब चैनल्स ने वहां के लोगों से बातचीत की है, वो दिखाया है कि वो किस तरह से वहां अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में रंगीला अगर चिंतित हैं तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी है। वजह यह भी है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद से ही बनारस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 10 लाख पार की बात करने लगे हैं। मतों के अंतर की बात कर रहे हैं कि वो 10 लाख से जीत जाएंगे। पिछले 2 चुनाव में पहले 4 लाख, उसके बाद फिर 5 लाख से उनकी जीत हुई थी। वो एक बड़े नेता हैं, ग्लैमरस पर्सनालिटी है उनकी, और भारतीय
चुनावी राजनीति को देखें तो यहां हमेशा से मतदाता के दिमाग में तो एक छवि बनती है, वो ग्लैमरस व्यक्तित्व की ही बनती है। एक चमत्कारी व्यक्ति वाला उम्मीदवार उनके सामने हो, उसके प्रति वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो चमत्कार तो है प्रधानमंत्री में, उनका अंदाज ग्लैमरस तो है। हो सकता है वो नहीं कह सकते कि क्या परिणाम होगा, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री बनारस से जीत जाएं। लेकिन मतों का अंतर 10 लाख से ज्यादा होगा, कम से कम यहां के मतदाता इसके लिए तैयार नहीं है। मतदाता अब की बार बनारस का हो या देश के किसी कोने का, अगर वो युवा है तो उसको काम चाहिए, अगर वो महिला है तो उसको महंगाई डसे जा रही है, किसान लगातार 10 साल से पीड़ित है, शोषित है, मजदूर पीड़ित है, शोषित है, कामगार। इस सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके तहत भी कम से कम यहां तो कुछ नहीं हुआ है। दिखाने के लिए आंकड़ों की बाजीगारी बहुत हुई है। हां, इन 10 सालों में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, ट्रैफिक की समस्या 10 सालों में 10 गुना बढ़ गई है। बाबतपुर से लेकर के शिवपुर तक फ्लाईओवर और एक अच्छी सी सड़क जरूर बनी है। कुछ और फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं, आरओबी भी प्रस्तावित हैं, निर्माणाधीन हैं, कुछ चालू भी हो गए हैं। फुलवरिया जैसे कैंसर संस्थान भी मिला यहां। लेकिन उसके साथ साथ वो कोरोना काल भी यहां के लोगों ने देखा है। कोविशील्ड वैक्सीन यहां के लोगों ने भी लगवाई है। और आज या आज से पहले भले ही ये सरकार ये दावा करे कि ये अनिवार्य नहीं था, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि वो अगर विद्यार्थी है तो उसका स्कूल में प्रवेश बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के नहीं होता था। अगर किसी को यात्रा करनी है तो उसके लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट देना होता था। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपने वेतन के लिए, अपने दरमाही के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट देना पड़ता था। अगर ये अनिवार्यता नहीं है तो किस श्रेणी में आता है? इन 10 साल पहले कहा यह गया था कि मां गंगा स्वच्छ होंगी। आज हालत यह है कि गंगा का पानी इतना जहरीला हो गया है कि लोग डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं, कैंसर के शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, स्थिति इतनी भयावह है, प्लास्टिक का कचरा इतना ज्यादा उसमें जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की ही तुलना करें तो कानपुर से ज्यादा जहरीला गंगा का पानी बनारस में हो चुका है। अंदर ही अंदर शहर की ओर घाटों के नीचे किस तरह से कटान हो रहा है, घाट पोले होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। इन सब की तरफ इन 10 सालों में शायद ही कभी ध्यान दिया गया हो। हां, गंगा के उस पार कभी नहर बनाई जाती है, कभी टेंट सिटी बनाई जाती है। हर बार एनजीटी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, नोटिस जारी करना पड़ता है। ये बनारस की हकीकत ये भी है। ऐसे में रंगीला को अगर ये डर लग रहा है कि कहीं 10 लाख 7 लाख
का दावा करते करते प्रधानमंत्री को निर्विरोध में जिता दिया जाए, इसलिए वो राजस्थान से चलकर बनारस आने वाले हैं। 10 मई को वो बनारस पहुंचेंगे और संभवतः उसी दिन वो नामांकन भी करेंगे। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि 10 तारीख को ही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी मतदान करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को यहां आएंगे, रोड शो करेंगे, अगले दिन काल भैरव का दर्शन करेंगे और 14 तारीख को ऐतिहासिक नामांकन करेंगे, तीसरी बार। आपको एक चीज, थोड़ी सी चीज और भी बता दूं कि अजय राय पूरी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। हालांकि बीच बीच में कई बार ये मसला उठ करके आया, ये अफवाह फैलाई गई, ये चर्चाएं बड़ी तेजी से फैली कि अजय राय की घर वापसी हो रही है। इस पर भी मैंने एक एपिसोड, एक वीडियो तैयार किया था, आप लोगों ने देखा होगा। 2009 से जो उन्होंने बीजेपी से मुख मोड़ा है, 2024 आ गया, अब तक उन्होंने कांग्रेस का दामन जिस मजबूती के साथ थामा, उस मजबूती के साथ थामे हुए हैं। वहीं जहां तक निर्विरोध चुने जाने का सवाल है, तो और चाहे जो कुछ भी हो, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है अतहर जमाल लारी के रूप में। हालांकि अतहर जमाल लारी को शुरू में भी बसपा ने उतारा था मैदान में, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनका टिकट काट करके नियाज अली मंजू को प्रत्याशी बनाया गया, जिन्हें लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि वो बहुत, उनका कैंडिडेचर उस काबिल नहीं है। लिहाजा मायावती ने फिर से अतहर जमाल लारी को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अतहर जमाल लारी इस सियासत में 80 के दशक में प्रवेश करते हैं। 1984 में जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं बनारस से, लेकिन कांग्रेस के श्यामलाल यादव से उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ता है। फिर 91 और 93 में विधानसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर वाराणसी कैंट विधानसभा से जोर आजमाइश करते हैं, लेकिन सफलता इस बार भी नहीं मिलती है। फिर वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं और अब सोनेलाल पटेल की पार्टी अपना दल से जुड़ते हैं और एक बार फिर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सफलता इस बार भी नहीं मिलती है। लगातार हार हार और हार। फिर जैसा कि सर्वविदित है कि अतहर जमाल लारी का अंसारी परिवार से निकट का रिश्ता है। कब वो 2012 के आसपास अफजाल अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल में शामिल होते हैं और 2012 में शहर दक्षिणी से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके अतहर जमाल लारी बनारस के न केवल मुसलमान बल्कि हिंदुओं के बीच में उनकी अच्छी खासी पैठ है। हिंदुओं के जो बड़े नाम हैं, चाहे वो शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे वो किसी महंत से जुड़ा हुआ मामला हो, इसके अलावा आम जनमानस की बात करें तो हिंदू मित्रों की संख्या उनकी अफरात है। इस लिहाज से वो एक बड़ा कैंडिडेचर जरूर है। ये जरूर है कि 2 साल पहले 2022 में
विधानसभा चुनावों के ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। वो वाराणसी से इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सपा से बगावत की और बसपा से हाथ मिला लिया। बसपा के टिकट पर वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार मैदान में उतरे हैं। वाराणसी के ही रहने वाले हैं। मुस्लिम वोट बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी पकड़ है। हिंदुओं के बीच में भी उनकी उसी तरह से पकड़ है। एक तेवर वाले, खास तेवर वाले नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। तो अतहर जमाल लारी के रहते हुए निर्विरोध चुना जाना प्रधानमंत्री का सवाल तो नहीं पैदा होता है। बावजूद इसके श्याम रंगीला को अगर शक है कि सूरत और इंदौर जैसी स्थिति न बने इसलिए वो यहां आ रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ गहरी सोच उनकी जरूर होगी, उनकी चिंता जरूर होगी। क्योंकि आपको बता दें कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री यहां से चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तब इस सीट से कुल 79 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें बीजेपी की ओर से एक कवरिंग उम्मीदवार भी शामिल था। चुनाव अधिकारियों के अनुसार गरीब आदमी पार्टी के श्याम बाबू गुप्ता ने अपना नामांकन बाद में वापस ले लिया, जबकि निर्दलीय फरदीन चौधरी ने भी अपना पर्चा वापस लिया। इसके अलावा 79 में से 34 उम्मीदवार ऐसे रहे जिनका नामांकन रद्द कर दिया गया। इसी तरह से वाराणसी संसदीय सीट पर बहुचर्चित मुकाबले में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के अजय राय और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सहित 42 उम्मीदवार मैदान में रह गए थे। अब आपको अगर 2019 की बात बताएं तो 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए देश भर से 102 लोगों ने उम्मीदवारी जताई थी। इसमें 71 का पर्चा जांच के बाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में 30 उम्मीदवार बचे थे। इनमें से 5 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। लिहाजा अब नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी के बाद वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी सहित 31 प्रत्याशी मैदान में बच गए। यहां एक उल्लेखनीय बात आपको बताना चाहूंगा कि 2019 में बीएसएफ के जवान तेज बहादुर भी काफी चर्चा में थे। उन्होंने जवानों को मिल रहे खाने की खराब क्वालिटी को लेकर एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बाद में यादव पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी, जिसमें उनके लगाए आरोप गलत साबित हुए, उन्हें दोषी पाया गया और नौकरी से निकाल दिया गया। इस बीएसएफ के बर्खास्त जवान को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। अब कुल 31 प्रत्याशी वाराणसी के चुनाव मैदान में दावेदारी कर रहे थे। इसमें सपा की ने जो पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया था, उसमें वाराणसी के एक बड़े कांग्रेस घराने श्यामलाल यादव की पुत्रवधू शालिनी यादव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनका काफी पार्टी के अंदर ही काफी विरोध हुआ। इस पर तेज बहादुर को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने तेज बहादुर का पर्चा खारिज कर दिया तो शालिनी यादव सपा की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में आई और उन्होंने दूसरा स्थान भी हासिल किया। तो प्रत्याशियों के पर्चे का खारिज होने, रद्द होने, नाम वापसी कराने, ये खेल चल रहा है। ऐसे में अगर श्याम रंगीला चिंतित हैं तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये तीसरा मौका है। 10 लाख पार की बात है,
400 पार की बात है तो यहां कुछ भी हो सकता है। आपसे एक बार फिर विनती करूंगा कि चुनाव जिस दिन आपके यहां मतदान हो, आप अपने घरों से निकलें, मतदान करें, अवश्य मतदान करें, क्योंकि आप जब मतदान करेंगे तभी आप अपने जनप्रतिनिधि को पर दबाव बना सकेंगे। ये आपका अधिकार है, आप उसके बारे में कुछ कह सकेंगे, टीका टिप्पणी कर सकेंगे। यानी इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आप जरूर घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे, न केवल 1 जून को बल्कि बाकी बचे 5 चरण के जितने भी मतदान होने हैं उन सब में आप निकलें, मतदान करें। साथ ही एक आग्रह, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।